हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम देखने वाले हैं हमारा जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है 10th क्लास केमिस्ट्री का, दैट नेम इज द केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। बेटा इसके अंदर हमको देखना है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से रोल प्ले करती है, और इस चैप्टर के अंदर हर एक केमिकल रिएक्शंस को हम देखेंगे बेटा एनिमेशंस के थ्रू। मीन्स हम फील करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, और किस किस कंडीशंस में वो क्या क्या रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ के अंदर। तो चलो बिना किसी देरी करके स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसे बेटा आपको स्क्रीन पर देखने मिल रहा है कि यहाँ पर हमको बर्निंग ऑफ एनीथिंग देखने मिल रहा है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कोई केमिकल है और उसको हम वाटर के अंदर डाल रहे हैं और वो एकदम से एक्सप्लोजन कर रहा है। एक्सप्लोजन मीन्स वो यहाँ पर जल रहा है। दैट मीन्स बेटा ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। मीन्स यहाँ पर हमको देखना है कि केमिकल रिएक्शन कैसे कैसे होती है। तो पहले हमको देखने मिल रहा है कि कहीं पर अगर आग जलती है, कहीं पर धुआं निकलता है, दैट मीन्स वो बताने की कोशिश करता है बेटा कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन में हमको देखने मिल रहा है। नेक्स्ट बात आती है बेटा, जैसे यहाँ पर भी देखने मिल रहा है, इस वाले स्क्रीन के अंदर हमको देखने मिल रहा है बेटा यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। और अगर कहीं पर एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है या कुछ भी चीज़ नई बननी है, दैट इंडिकेट द केमिकल रिएक्शन। मतलब कि ये भी हमको शो करा रहा है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। देखिए बेटा यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि किसी केमिकल को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, और टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते के साथ ही यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सप्लोजन हो रहा है। यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है बेटा धुआं निकल रहा है, और ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। देखिए जैसे यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है कि कंटेनर के अंदर मीन्स हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम एक अलग तरीके का केमिकल डाल रहे हैं। और वो बेटा जब केमिकल इस लिक्विड के साथ रिएक्शन करेगा, मीन्स जो आपको ब्लैक कलर का देखने मिल रहा है, ये कुछ ना कुछ एक नई चीज़ को बनाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको देखने मिल रहा है कि हमारे पास ये कॉनिकल फ्लास्क है, तो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमको एक केमिकल देखने मिल रहा है। ठीक है बेटा, देखिए तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमारे पास ग्लास वॉल्स होते हैं। लेबोरेटरी में अगर हम देखेंगे, मीन्स लैब के अंदर जाएंगे जहाँ पर हमको केमिकल्स के बारे में पढ़ना होता है, तो वहाँ पर बेटा हमको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ग्लास वॉल्स देखने मिलेंगे। ग्लास वॉल्स का मतलब ये होता है कि ऐसे कांच के सभी बर्तन जो लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को इनके अंदर हम परफॉर्म करते हैं, या किसी केमिकल को इनके अंदर हम कंटेन कर कर रखते हैं। ठीक है, देखिए बेटा जैसा आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर कि हमारे पास NaOH है, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक केमिकल है। हमारे पास बेटा H2O2 है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तीसरा हमारे पास केमिकल है बेटा ZnSO4, जिसको हम बोलते हैं बेटा जिंक सल्फेट। तीसरा हमारे पास है बेटा CuSO4, जिसको बोलते हैं बेटा हम कॉपर सल्फेट। और भी बहुत सारे तरीके के हमारे पास, जैसे कि मरकरी नाइट्रेट है, HgNO3 का होल ट्वाइस। तो ये भी हमारे पास बेटा क्या है, सारे के सारे केमिकल्स हैं। तो केमिकल्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। तो केमिकल का मतलब ये है बेटा, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो एक केमिकल को बनाते हैं। मतलब कि केमिकल का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज द केमिकल। जैसे बेटा ऐसे ही मान लो कि यहाँ पर हमारे पास जिंक है, और जिंक के साथ क्या लग रहा है बेटा, SO4 लग रहा है। मीन्स एक तो जिंक है हमारे पास यहाँ, और एक है बेटा S4 सल्फर। तो टोटल एटम्स कितने हो गए, दो हो गए। और बेटा हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने बेटा, टोटल 4 हैं। तो 2 और 4 कितने हो गए, टोटल 6 एटम्स हो गए। और ये 6 के 6 एटम्स आपस में मिलकर बेटा एक केमिकल को बना रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास जिंक सल्फेट। दैट मीन्स जिंक सल्फेट इज व्हाट, इट इज द कॉम्बिनेशन, और वी कैन से इट इज द ग्रुप ऑफ एटम। दैट्स वाई इट इज नोन एज द केमिकल। जैसे यहाँ पर भी देखने मिल रहा है बेटा हमको कि हमारे पास Cu है, दैट इज कॉपर, और इसके साथ में देखने मिल रहा है हमको SO4। SO4 में सल्फेट। SO4 के अंदर हम देखेंगे तो बेटा हमारे पास दो तरीके के एटम्स हैं। एक तो हमारे पास सल्फर है, और दूसरा क्या है बेटा, हमारे पास ऑक्सीजन है। दैट मीन्स 4 ऑक्सीजन है, एक सल्फर है, एक कॉपर है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमको क्या देखने मिल रहा है, ग्रुप ऑफ एटम देखने मिल रहा है। दैट्स वाई द ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज द केमिकल। तो याद रखना, व्हाट इज केमिकल, द केमिकल इज नथिंग, द ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज द केमिकल। जैसे बेटा अगर हम पानी भी पी रहे हैं, दैट ऑल्सो इन केमिकल, because in water having a two atoms of hydrogen and one atom of oxygen, that's why the water is also known as the that's why water is known as the chemical। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर हमको लेबोरेटरी के अंदर ये काम करता हुआ दिख रहा है बंदा। मीन्स ये एक केमिस्ट होगा। केमिस्ट का मतलब ये होता है बेटा, जो केमिकल के बारे में स्टडी करता है उसको हम केमिस्ट बोलते हैं। तो हो सकता है ये कोई केमिस्ट हो और ये केमिकल के बारे में देख रहा हो। ठीक है, देखिए बेटा अब क्या होता है, केमिकल के बारे में जो स्टडी करते हैं ज़्यादातर बेटा वो फार्मासिस्ट करते हैं। फार्मासिस्ट वो पर्सन होते हैं जो मेडिसिन को बनाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है कि ये एक फार्मेसी की लैब है और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे जो हैं ये केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं और केमिकल का इस्तेमाल करके ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स को या मेडिसिन को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है कि लेबोरेटरी के अंदर हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फ्लास्क है, इसको बोलते हैं बेटा पिपिट। पिपिट का मतलब ये होता है कि एक सिलेंड्रिकल ड्रॉपर होता है, जैसे बच्चों को दवाई पिलाने का ड्रॉपर होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके का बेटा एक ड्रॉपर सा होता है लेबोरेटरी के अंदर केमिकल लेने के लिए। तो दैट इज़ नोन एज द पिपेट। ये बेटा हमको देखने मिली है टेस्ट ट्यूब, ये हमको स्लाइड देखने मिल रही है, ये बायोलॉजिकल लैब में देखने मिलेगी आपको। बीकर है हमारे पास बेटा, मीजरिंग सिलेंडर है, इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। ये बेटा हमारे पास सिलेंडर है जिसके अंदर भी हम केमिकल को रखते हैं। और ये बेटा हमारे पास है कॉनिकल फ्लास्क। तो याद रखना, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बेटा कांच के या बोरोसिलिकेट कांच के बने हुए ग्लास के कुछ कंटेनर्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स को रखने के लिए, मेनली कहाँ पर बेटा, लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर भी हमको देखने मिल रहे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी मीन्स बेटा लैब के अंदर। ठीक है। अब देखो, अगर हम मेडिसिन भी खा रहे हैं, मेडिसिन इज ऑल्सो केमिकल। मेडिसिन भी बेटा क्या होती है, एक तरीके की केमिकल ही होती है। ठीक है। तो मेडिसिन इज ऑल्सो एन केमिकल। ठीक है। तो देखो, ये एक फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट मीन जो केमिस्ट शॉप पर या जो मेडिकल स्टोर होते हैं जहाँ पर मेडिसिन मिलती है वहाँ पर जो वर्क करते हैं, दैट इज नोन एज द फार्मासिस्ट। आई एम ऑल्सो एन फार्मासिस्ट बेटा। तो ये मैं हूँ। ठीक है बेटा। तो हम भी लेबोरेटरी में जब काम करते थे तो हमको भी इसी तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, यही सब करना होता था। जैसे कि देखो, हम ये हमारी एक बायोलॉजी की लैब, तो वहाँ पर हम एक ऑरिजिन ले रहे हैं, मीन्स एक प्लांट ले रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर हमको कौन कौन से सेल्स देखने मिलेगी। ठीक है। फिर उसके हमको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी पढ़ने होते हैं, फिर फाइनली हमको ड्रग्स को बनाना पड़ता है, मीन्स मेडिसिन को बनाना पड़ता है। ठीक है बेटा। देखिए, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी का हमारा फोटो है जब हम पढ़ते थे। तो पहली बात आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। देखिए, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है बेटा, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स हो और वो एक नहीं तो एक से ज़्यादा नई चीज़ को बनाए, दैट इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। ठीक है। जैसे अभी मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी दूंगा आगे, जरा वेट करें। पहले यहाँ पर समझो ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है। जैसे बता रहे हैं कि वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टी के साथ, जब हम एक नहीं तो एक से ज़्यादा किसी सब्सटेंस को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, यहाँ पर हमको बताने की कोशिश कर रहा है ये कि हमारे पास CH4 है, इसको बोलते हैं बेटा मीथेन। मीथेन की रिएक्शन हम कर रहे हैं बेटा दो ऑक्सीजन के साथ। देखो, एक एटम ये रहा ऑक्सीजन का और एक एटम ये रहा, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन गैस। तो एक ऑक्सीजन गैस ये रही और बेटा एक ऑक्सीजन गैस ये रही, और ये हमारे पास क्या, CH4। तो जब CH4 को हम दो ऑक्सीजन के साथ, दो ऑक्सीजन गैस के साथ लगाते हैं तो बेटा क्या बनेगा, यहाँ पर होगा पहले हमारे पास जो C है मीन्स कार्बन है, यहाँ से लेगा दो ऑक्सीजन को, दैट मीन्स बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास बचा क्या बेटा, चार हाइड्रोजन, मीन्स एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, दैट मीन्स चार हाइड्रोजन है। और बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो दूनी चार, मीन्स टू टू जा फोर ऑक्सीजन थे। तो दो ऑक्सीजन तो बेटा हमने यूज़ कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए। बचे बेटा हमारे पास दो ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगा बेटा यहाँ पर। तो दो H और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। और इसी तरीके से यहाँ पर भी बेटा ये H2O बनाएंगे, दैट मीन्स 2H2O। इसी तरीके से हमको यहाँ पर ये बैलेंस इक्वेशन देखने मिल रही है। बैलेंस का मतलब क्या है, अभी देखेंगे। ठीक है। देखिए बेटा, यही चीज़ यहाँ पर भी दिखा रखी है। देखो ध्यान से देखो, ये जो आपको येलो कलर का देखने मिल रहा है, इट इज़ व्हाट, ये है बेटा हमारे पास एक कार्बन। और जो आपको ग्रीन कलर का देखने मिल रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ फॉर हाइड्रोजन। फिर आपको बेटा ये पिंक कलर के जो देखने मिल रहे हैं, ये दो ऑक्सीजन है, ये दो ऑक्सीजन है। तो टोटल ऑक्सीजन कितना होगा बेटा, चार। तो हमने क्या करा, यहाँ पर लिया हमने एक कार्बन और दो लिए हमने ऑक्सीजन, और बनाया क्या हमने, CO2। अभी हमारे पास क्या क्या बच रहा है, दो तो यहाँ से ऑक्सीजन बच रहे हैं और चार ये हाइड्रोजन है। तो अगर हम एक काम करें, दो हाइड्रोजन को लें और एक ऑक्सीजन को लें, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बचे, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, दैट मीन्स एक और वाटर। तो इसी तरीके से बेटा जब हम यहाँ पर CH4 एंड ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेटा वाटर बनता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट। अब देखो, डेली लाइफ में हमारा रिएक्शन का क्या क्या रोल है, क्या हमारी डेली लाइफ में भी रिएक्शंस का इस्तेमाल होता है, तो बेटा होता है।
देखो अगर कहीं पर बर्निंग हो रही है मीन्स आग जल रही है तो वो इंडिकेट कर रही है यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। कहीं पर बेटा अगर रस्टिंग हो जाती है, रस्टिंग मीन्स किसी भी मेटल पर जंग लग जाता है, तो वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। हम खाना खाते हैं वहाँ पर भी बेटा रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, वहाँ पर भी रिएक्शन होती है। अगर एक बैटरी के अंदर चार्जिंग हो रही है तो बेटा वहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन होती है, उसकी वजह से चार्जिंग हो पाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अगर शराब बननी है मीन्स अल्कोहल फर्मेंटेशन हो रहा है, दैट ऑल्सो बता रहा है कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। अगर हम बेटा हैंड वॉश कर रहे हैं दैट इंडिकेट ऑल्सो द रिएक्शन इज गोइंग ऑन। और बेटा बेकरी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फूड्स बनाते हैं दैट ऑल्सो इंडिकेट द रिएक्शन इज गोइंग ऑन। तो देखो हमारे डेली लाइफ में भी बेटा बहुत रिएक्शन है, बहुत रिएक्शन है। अगर हम खाना भी बना रहे हैं कुकर के अंदर तो वो भी बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएं हम कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? याद रखना कहीं पर अगर बेटा आयरन रस्टिंग हो रही है मीन्स अगर लोहे के अंदर जंग लग रहा है रिएक्शन हो रही है, लकड़ी जल रही है रिएक्शन हो रही है। ठीक है, दूध से दही बनना है दैट इंडिकेट द रिएक्शन हो रही है। और अगर बेटा हम सांस भी ले रहे हैं, हम क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन जाती है हमारी सेल के अंदर, फिर जाकर बेटा क्या बनता है एटीपी बनती है और साथ साथ में CO2, वही CO2 हमारे सब बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो अगर हम सांस भी ले रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, तो बेटा वो भी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, देखिए तो ये क्या बता रहा है हमको, रस्टिंग हो रही है मीन्स लोहे पर जंग लग गया है। देखिए बेटा ये भी लोहे पर जंग लग रहा है मीन्स ये भी रस्टिंग है। ठीक है बेटा, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर लोहे पर कुछ नया सब्सटेंस आकर लग गया है जिसने लोहे के कलर को चेंज कर दिया है। ठीक है, देखिए बेटा। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर दिखा रहे हैं जिसके थ्रू हम रस्टिंग को हटा सकते हैं। मीन्स लोहे पर अगर जंग लग जाता है तो हम लोहे को फिर दोबारा ऐसा कर सकते हैं जैसे वो बिल्कुल न्यू आया था। ठीक है, तो बेटा ये आपको प्यारा सा इमेज देखने मिल रहा है मीन्स बर्निंग ऑफ वुड दैट इंडिकेट द रिएक्शन। मीन्स याद रखना कि कहीं पर अगर गैस निकले या हीट निकले तो दैट इंडिकेट द रिएक्शन इज गोइंग ऑन। मीन्स अगर आप ऐसी लकड़ी को देखो जो जल नहीं रही, उसका टेम्परेचर मीज़र करो, फिर उस लकड़ी को जलाओ और उस समय टेम्परेचर मीज़र करो, तो लकड़ी को जलाने पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर अगर कहीं पर बढ़ता है बेटा वो भी बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। देखिए बेटा, सो बर्निंग ऑफ फूड रिएक्शन इज गोइंग ऑन। दूध से दही बन गई दैट ऑल्सो इंडिकेट द रिएक्शन इज गोइंग ऑन। ठीक है, अब बेटा क्या होता है कि कहीं पर टेस्ट में अगर चेंज हो रहा है तो वो भी बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। मीन्स आप नॉर्मल दूध को पियो और दूध को दही में कन्वर्ट करने करने के बाद खाओ या पियो, दैट मीन्स जब हम दही को पियेंगे दैट विल फील टेस्ट लाइक एन सोर। और अगर हम नॉर्मली दूध को पीते हैं तो वो हमको सोर नहीं लगेगा, मीन्स नॉर्मल दूध की तरह लगेगा। तो नॉर्मल दूध का टेस्ट और जब दूध कन्वर्ट हो जाता है दही के अंदर उसका टेस्ट बेटा अलग अलग होता है। तो कहीं पर अगर टेस्ट चेंज हो जाता है वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, देखिए बेटा ये हमको बता रहे हैं कि यहाँ पर रिएक्शन मीन्स रेस्पायरेशन हो रहा है। मीन्स हम ग्लूकोज मीन्स हमने खाना खाया और खाने से मिला हमको ग्लूकोज, उस ग्लूकोज पे लगेगा बेटा ऑक्सीजन, और जैसे ही ऑक्सीजन इस ग्लूकोज पे लगेगा तो ऑक्सीजन तोड़ देगा इस ग्लूकोज को किसके अंदर, एनर्जी के अंदर, वाटर के अंदर और बेटा CO2 के थ्रू, CO2 के अंदर। ये CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी और वाटर हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहेगा और एनर्जी का हम इस्तेमाल कर लेंगे जब हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रोसेस हो रहे होंगे। ठीक है बेटा, देखिए तो ये है सेल्यूलर रेस्पायरेशन। ठीक है, तो ये बता रहा है एक तरीके से कि हम जब खाना खाते हैं किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ATP बनती है। मीन्स देखो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या करा, ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज ब्रेक हुआ किसमें, पायरुविक एसिड में। वो पायरुविक एसिड जाएगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने पर बनता है बेटा ATP और साथ साथ में CO2 भी बनती है। CO2 निकल जाएगी बॉडी से बाहर, ATP रहेगी, इसका इस्तेमाल करेंगे हम बॉडी के अंदर प्रोसेस को चलाने के लिए। देखिए बेटा, अगर कहीं पर स्टेट चेंज हो रही है मीन्स नॉर्मल अगर हम बर्फ को देखें तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा। अगर हम फ्रीजर से बाहर निकाल दें बर्फ को तो बेटा वो धीरे धीरे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। दैट मीन्स याद रखना अगर कहीं पर बेटा स्टेट चेंज हो रही है तो वो बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, देखिए अगर कहीं पर बेटा कलर भी चेंज होता है दैट ऑल्सो इंडिकेट द रिएक्शन इज गोइंग ऑन। ठीक है, जैसे देखो अभी कलर कैसा है पिंक और धीरे धीरे कलर कैसा हो गया, ये वॉयलेट होता जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर बेटा केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, देखो
ये बताने की कोशिश कर रहा है केमिकल रिएक्शन। बेटा इस प्रोसेस को बोलते हैं हम टाइट्रेशन। जो आप करोगे जब बड़ी क्लास में चले जाओगे, हो सकता है 11th-12th में अगर आप अच्छे स्कूल में रहे हो जहाँ पर प्रैक्टिकल वगैरह कराते हैं केमिस्ट्री में, तो वहाँ बेटा आप ये सब तरीके की टाइट्रेशन करोगे। वहाँ पर ये सब चीज़ें आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के केमिकल्स मिलाने पर क्या क्या बनता है। चलो हम उसी को अच्छे तरीके से समझते हैं टाइट्रेशन को, कि आप बड़ी क्लास में कैसे समझोगे। ठीक है, देखो ये भी टाइट्रेशन को बता रहे हैं। नॉर्मल देखो बेटा, आप कलर कैसे है, कलरलेस। और जैसे ऊपर से तुमने किसी केमिकल को डाला और कलर कैसा हो गया, पिंक। और ऊपर से जो केमिकल आ रहा है ना बेटा, उसमें कोई कलर नहीं है। जब भी दो केमिकल के मिलने पर कलर आ रहा है। देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास Fe मींस सॉल्यूशन है आयरन का, और उसमें डाल लिया हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। फिर इस सल्फ्यूरिक एसिड को हम टाइट्रेट करेंगे KMnO4 के साथ, जिसको हम पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं। अब ये पोटेशियम पर मैग्नेट जा रहा है बेटा हमारे पास कहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड एंड आयरन में। धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, कलर डार्क हुआ और कलर और ज़्यादा ही डार्क हो जाएगा। देखो हो गया ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, और कलर चेंज होना कहीं पर, दैट इंडिकेट द रिएक्शन इज गोइंग ऑन। ठीक है, अरे नॉर्मली ऐसे समझ लो भाई, एक नॉर्मल ब्रेड है जो वाइट कलर की है, और अगर ब्रेड पर फूंई लग जाए मीन्स फंगस लग जाए, तो बेटा कैसा हो जाएगा उसका कलर, ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का, या ब्लैक कलर का भी हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि ये कलर चेंज हो रहा है, और कलर में चेंज इंडिकेट द रिएक्शन इज गोइंग ऑन। जैसा भी हमने नॉर्मली देखा कि लोहे का कलर कैसा है, ग्रे से कलर का है, मगर जैसे उस पर जंग लग जाता है तो कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है बेटा। देखिए, अगर गैस निकलती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, तो वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिएक्शन हो रही है। मीन्स आपने क्या करा कि एक आपने मैदा की डो बनाकर रखी और उसको रखा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, फूलता गया। और फूलने का मतलब ये है कि अंदर से गैस बन रही होगी, जैसे फर्मेंटेशन में होता है। ठीक है, देखो बेटा, तो ये ब्रेड बनना है, तो ब्रेड बताने की कोशिश, ब्रेड अगर फूल गया है भाई, पहले तो डो बनाएंगे ब्रेड की। अब ब्रेड के अंदर फंगाई होती है, दैट इज ईस्ट। और ईस्ट क्या करती है बेटा, वहाँ पर एक फर्मेंटेशन प्रोसेस करती है जिसके थ्रू बनती है CO2। और CO2 इस डो के अंदर भरने लगेगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, डो फूलता चला जाएगा, फिर ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम बन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, और अगर आपको बन के अंदर या ब्रेड के अंदर ऐसे छोटे छोटे छेद देखने मिलते हैं, अगर आपको ब्रेड के अंदर ऐसे छोटे छोटे छेद देखने मिल रहे हैं, वो बता रहा है बेटा जिस समय इसकी डो बनाई थी हमने, तो वहाँ CO2 बनना था, और CO2 बेटा इन पोर के थ्रू बाहर निकली है। देखिए, ठीक है, ये पोर कहाँ पर है, ब्रेड के अंदर है, इंडिकेट द गैस निकली है, कौन सी गैस, CO2। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर हो, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो, टेस्ट में चेंज हो, स्टेट में चेंज हो, कलर में चेंज हो, ये सब रिएक्शन को बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है, मीन्स पहला बर्फ वाटर था और वाटर को गर्म करा, और गर्म करने पर यहाँ पर क्या बन गया, वेपर्स बन गई। ठीक है बेटा, चलो समझते हैं अच्छे तरीके से केमिकल रिएक्शन क्या है। देखो, हमने ऐसे समझो बेटा, हमने क्या करा, हमने राइस लिए, ठीक है। अब इन राइस को मिलाया हमने किसके साथ, मीट के साथ, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब इनके साथ थोड़े से हम स्पाइसेस भी मिला देंगे, बनेगा क्या बेटा, बन जाएगी हमारी एक बिरयानी। तो जब हमारे पास राइस और मीट था, ठीक है, जब हमारे पास राइस और मीट था, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में कंबाइन हुए और इन्होंने बिल्कुल नया प्रोडक्ट बनाया, जिसको हमने क्या कहा, बिरयानी कहा। अगर हम बिरयानी के अंदर टेस्ट देखें, तो क्या हमको ऐसा टेस्ट मिलेगा जो कच्चे चावलों के अंदर है, या अगर हम कच्चे चावल को खाने लगें, क्या ऐसा टेस्ट होगा जैसे कि बिरयानी के अंदर होता है, या अगर हम कच्चा मांस खाएं, क्या उसके अंदर ऐसा टेस्ट होगा जो बिरयानी के पकने के बाद होता है, नहीं ना। दैट मीन्स ये बताने की कोशिश कर रहा है बेटा कि जब भी दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, और इस नए प्रोडक्ट के अंदर खास बात ये होगी जो इन रिएक्टेंट के अंदर नहीं होगी। तो याद रखना इस बात को कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ आपस में मिलती है, तो बेटा वो एक नहीं तो एक से ज़्यादा नई चीज़ को बनाती है, और इसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बोलते हैं बेटा हम रिएक्टेंट। तो ये क्या है, हमारे दोनों राइस एंड मीट बोथ आर द रिएक्टेंट, और जो केमिकल रिएक्शन में बनता है, दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए, तो रिएक्टेंट वॉट, हु पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एंड हु टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, नोन एज रिएक्टेंट। और जो बेटा प्रोडक्ट बनता है जिसकी अलग ही कैरेक्टरिस्टिक होती है, बिल्कुल नहीं होती है, रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग ही होती है,
उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये वो तो मैंने पीछे नॉर्मल बताया, अब चलो ओरिजिनली देखते हैं जैसे यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और इस हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन कर रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ, तो बनेगा क्या बेटा हमारा वाटर। ठीक है, मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, मीन्स ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को क्या कहा बेटा हमने, रिएक्टेंट कहा। और दोनों मिलकर बना क्या रहे हैं बेटा, एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, एक नए उत्पाद को बना रहे हैं जो बिल्कुल इन दोनों से अलग है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर कि बेटा हमारे पास नाइट्रोजन है N2 और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम वाटर के साथ और बना रहे क्या है हम NH3। चलो इसको समझते हैं कैसे। भाई हमारे पास दो तो नाइट्रोजन है जैसे हमको यहाँ देखने मिल रही है, और हाइड्रोजन कितने बेटा हमारे पास 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, तो 3 को लगाओ यहाँ पर और 3 को लगाओ यहाँ पर। ठीक है, तो ये मिलेगा तो क्या बनाएगा NH3 और ये मिलेगा तो क्या बनाएगा NH3, मतलब कि 2NH3, और इसी को एक साथ कर कर हमने ऐसे लिख रखा है। ठीक है, तो याद रखना जब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में कंबाइन हुई तो इन्होंने क्या बनाया बेटा 2NH3 बनाए, मीन्स दिस बोथ आर द रिएक्टेंट एंड दिस फॉर्म इन द रिएक्शन नोन एज द प्रोडक्ट। ठीक है, देखो भाई यही चीज बताई कि नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन के कितने एटम है 2 और हाइड्रोजन के कितने हैं 2, मगर इनको जब हमने कंबाइन करा यहाँ पर लगा दिया हमने 3। ठीक है, और बन जाएगा क्या है हमारे पास 2NH3 बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पीछे बैलेंस कर कर दिखाया आपको। ठीक है बेटा, यही चीज़ बताने की कोशिश करिए, यहाँ पर भी ध्यान से देखिए आप। ठीक है, देखो ये भी यही बताया यहाँ पर। बेटा कभी कभी हमको केमिकल रिएक्शन के अंदर उसकी फिजिकल स्टेट को लिखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको नाइट्रोजन देखने मिल रहा है, तो नाइट्रोजन के साथ क्या लिखा हुआ है बेटा, जी लिखा हुआ है, और जी का मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो है एक गैस है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ भी क्या लिखा हुआ है कि ये एक गैस है, मीन्स जी लिखा हुआ है। तो याद रखना कभी कभी हमें केमिकल रिएक्शन के अंदर उसकी फिजिकल स्टेट को लिखना पड़ता है, और अगर फिजिकल स्टेट को आप लिख दोगे तो ये अच्छी लगती है थोड़ी सी। तो यहाँ पर जो हमारे पास NH3 बना, ये भी क्या है बेटा, एक गैस है। दैट मीन्स नाइट्रोजन भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, और जो हमारे पास NH3 बननी है दैट इज नोन एज द अमोनिया। तो अमोनिया भी बेटा हमारे पास एक गैस है, और तीनों पे लिख रखा हमने स्मॉल जी। ठीक है, अब यहाँ पर हमको एक चीज और देखने मिल रही है, और वो चीज ये है कि बेटा यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है Fe, मीन्स जो हमारे पास एरो है इस पर देखने मिल रहा है हमको Fe। अब ये Fe क्या है बेटा, याद रखना बायोलॉजी के अंदर वे सभी केमिकल जो हमारे डाइजेशन को कराते हैं इनको हम एंजाइम बोलते हैं, और उन्हीं एंजाइम को केमिस्ट्री में हम कैटलिस्ट बोलते हैं। अब इनका काम क्या है, ऐसे मान लो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रोटी खाई है, तो नॉर्मली एक रोटी कितनी देर में डाइजेस्ट हो जाएगी हमारी बॉडी में, मुश्किल से मुश्किल बेटा 6 घंटे, हद से 6 घंटे। किसके थ्रू, एंजाइम के थ्रू। तो एक रोटी एंजाइम के थ्रू या कैटलिस्ट के थ्रू 6 घंटे में पच जाती है। वही रोटी अगर एंजाइम ना हो तो बेटा 60 साल तक भी नहीं पच पाएगी। दैट मीन्स कैटलिस्ट या एंजाइम कर क्या रहे हैं कि जो प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है उसके अंदर जाते हैं और उस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। सो दैट मीन्स याद रखना बेटा, व्हाट इज द कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट आर द केमिकल विच इज रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स ऐसे सभी केमिकल्स जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं उन सभी केमिकल को बेटा हम कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे कितना अच्छा एग्जाम्पल बता रखा है यहाँ पर बेटा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम वाटर के साथ, और यहाँ पर ले रखा है हमने अभी ये मान लो कि हमारे पास कोई केमिकल नहीं है, मीन्स कोई कैटलिस्ट नहीं है, मीन्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और दोनों का हमने रिएक्शन कराया और हमारे पास क्या बना बेटा, यहाँ पर हमारे पास कार्बोनिक एसिड बना, और हमने इस रिएक्शन को कराया 1 घंटे तक। तो 1 घंटे में कितने मॉलिक्यूल बने, 200 मॉलिक्यूल बने। करा क्या, दोबारा समझ लो, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराया, 1 घंटे में बनाए कितने, 200 मॉलिक्यूल, किसके, कार्बोनिक एसिड के। वहीं पर अगर आप ऐसा कर दो वहीं पर अगर आप ऐसा कर दो कि यहाँ पर बेटा हमारे पास आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और इन दोनों की रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में, एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करा रहे हैं जिस कैटलिस्ट का नाम है कार्बोनिक एसिड। तो अब के 1 घंटे के अंदर, वो सॉरी 1 घंटे नहीं, 1 सेकंड के अंदर,
कितनी देर के अंदर, 1 सेकंड के अंदर अब कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 6 लाख मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके, कार्बोनिक एसिड। मतलब बिना कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के, बिना कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटलिस्ट के 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनने थे। जबकि जैसो हमने डाल दिया कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, तो अब 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल बनने, 6 लाख मॉलिक्यूल। दैट मीन्स यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा, रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है। तो याद रखना जो हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं या एंजाइम होते हैं वो रिएक्शन को फास्ट ही करते हैं। ठीक है, एक बार ये पढ़ लेना जो लिखा हुआ है मैंने। अब बात आती है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, अब इसको बैलेंस भी कैसे करते हैं, चलो समझेंगे ये सब चीज़ें। देखो जैसे यहाँ पर दिखा रखा है हमारे पास कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रिएक्शन दिखा रखी है कि हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों को मिलाकर बना रहे हैं हम क्या, यहाँ पर बना रहे हैं बेटा हम वाटर। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है S8 है हमारे पास में, सल्फर के 8 एटम हैं और इनकी रिएक्शन करा रहे हैं हम 12 ऑक्सीजन गैस के साथ। तो गैस कितनी हो गई हमारे, ऑक्सीजन कितनी हो गई हमारे पास, 24 ऑक्सीजन हो गई। और जो हमारे पास जो हमारे पास सल्फर है वो कितने बेटा, जो हमारे पास सल्फर है वो कितने हैं, 8 सल्फर हो गए। तो अगर हम एक सल्फर के साथ 3 O लगाते हैं तो टोटल 8 सल्फर के साथ कितने कितने लगेंगे, तो 8 3 जा 28। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ दिखा रखा है कि हमारे पास जिंक है, उसकी रिएक्शन कर रहे हैं बेटा हम किसके साथ, HCl के साथ। तो जिंक रिएक्शन करेगा किसके साथ, Cl के साथ। जिंक की वैलेंसी 2 है तो इसीलिए ये 2 क्लोरीन को लेकर जाएगा और बना लेगा जिंक क्लोराइड। ठीक है, अगर बेटा आपको ये नहीं पता कि वैलेंसी वगैरह कैसे होती है, मीन्स यहाँ पर एक जिंक ने 2 क्लोरीन को क्यों लगाया, अगर आपको ये नहीं पता तो बेटा आप कमेंट करना, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा बेटा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अभी आप ये समझो कि जिंक है, इसकी रिएक्शन करी हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और बन गया क्या बेटा, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखो ये सारी केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन अलग अलग तरीके की होती हैं, वही हमको पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें, हाउ वी कैन बैलेंस टू द केमिकल रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर हमको अच्छे तरीके से देखने मिल रहा है बेटा कि यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हमारे पास हाइड्रोजन है और एक हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, मतलब कि 2 O2, वो 2 ऑक्सीजन के एटम हैं और 4 हाइड्रोजन के एटम हैं। तो टोटल एटम कितने हो गए बेटा, यहाँ 6 हो गए। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 2 जा 4 मीन्स 4 हो गए हमारे पास हाइड्रोजन और 2 1 जा 2, 2 हो गए हमारे पास ऑक्सीजन के। सो 4 हाइड्रोजन के और 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर यहाँ पर भी 6 बना रहे हैं। मीन्स अगर इस साइड रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों जगह हमको सेम केमिकल्स या सेम नंबर ऑफ एटम्स देखने मिलते हैं, तभी हमारी रिएक्शन बेटा बैलेंस होती है। और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए जो रूल आता है उस रूल को बोलते हैं बेटा हम चलो एक अभी बताऊंगा, मैं भूल गया थोड़ा सा। अ, उसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं बेटा हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहते हैं उसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ भी दिखा रखा है, ध्यान से देखो थोड़ा सा यहाँ पर कि इस वाले रिएक्शन के अंदर हमारे पास CH4 है और यहाँ पर कार्बन कितने हैं, कार्बन है 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है हमारे पास ऑरेंज वाली टैबलेट। ठीक है, और जबकि यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने करा क्या कि एक ऑरेंज वाली टैबलेट ली और 2 हमने ली बेटा पिंक वाली, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, CO2 बन जाएगा। अब क्या क्या बचा बेटा यहाँ पर, 2 तो बची, कौन सी, ये रेड वाली टैबलेट, और हमारे पास 4 बची बेटा ब्लैक वाली टैबलेट। तो दैट मीन्स जो 2 ब्लैक वाली टैबलेट हैं उनके साथ जाएगा बेटा 1 ऑक्सीजन। दैट मीन्स ये हमारे 2 ब्लैक वाली टैबलेट मतलब कि 2 हाइड्रोजन और एक रेड वाली टैबलेट दैट इज 1 ऑक्सीजन, और बना रहे क्या है ये, एक वाटर का मॉलिक्यूल। इसी तरीके से बेटा ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। अब ध्यान से समझो ये इसके क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार देखो ऊपर भी बता रखा है कि ऑरेंज वाला क्या है, मीन्स येलो सा जो देखने मिल रहा है आपको या ऑरेंज देखने मिल रहा है दैट इज कार्बन, और ये ब्लैक वाला हाइड्रोजन और बेटा ये ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए भाई
तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का मतलब ये होता है बेटा, आपने 9वीं पढ़ा होगा कि मास नेवर बी क्रिएटेड एंड नेवर बी डिस्ट्रॉय। मतलब कि हम मास को ना ही तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कि जितनी चीज़ हमने ली थी, अगर हमने खाना बनाने के लिए 1 किलो चीज़ ली है, तो जब खाना बनेगा वो भी 1 किलो का ही बनेगा। बस इतना फ़र्क है कि हो सकता है 900 ग्राम में आपको कुकर में मिला हो, और जो बचा हुआ 100 ग्राम हो वो गैस बनकर उड़ गया हो। ठीक है, तो याद रखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि मास नेवर बी क्रिएटेड नेवर बी डिस्ट्रॉय। ठीक, अब बात आती है बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें तो टोटल बेटा हमारे पास 8 तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। कितने तरह की होती है? टोटल 8 तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। पहला आती है बेटा हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है बेटा, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलकर एक सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएं, इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए है एंड बी है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ए बी एक कोई कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास बेटा ये एक रेड कोई कंपाउंड है, रेड हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, और इसकी रिएक्शन करी हमने किसके साथ? एक ग्रीन वाले कंपाउंड के साथ, और ये बना रहा है क्या है? एक बिल्कुल नया कंपाउंड बना रहा है, जिसके आपको शेप भी, टेस्ट भी और कलर भी सब कुछ अलग देखने मिलेगा। ठीक है बेटा, देखिए फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास क्विक लाइम है। क्या है हमारे पास? है क्विक लाइम है। ठीक है, क्विक लाइम क्या होता है हमारा? CaO। क्या है हमारे पास? CaO को क्या बोलते हैं हम? क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, और इसको रख रखा हमने बीकर के अंदर। करेंगे क्या? देखो यहाँ पर हमने फिर क्या करा? क्विक लाइम के अंदर डाल दिया बेटा हमने वाटर। क्विक लाइम को अगर हम देखें तो क्विक लाइम को बोलते हैं हम CaO। क्या कहते हैं? CaO। इसकी रिएक्शन करेंगे बेटा हम किसके साथ? पानी के साथ, मीन्स H2O। किसके साथ? H2O के साथ। पहले हमारे पास CaO है क्विक लाइम, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम H2O के साथ। ठीक है, और बनेगा क्या हमारा? ये बनेगा बेटा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लो। भाई यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लगा लो। तो टोटल हाइड्रोजन, वो सॉरी 2 मत लगाओ, आप ऐसे ही रहने दो। पहले हमारे पास CaO है, ठीक, और हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 2 हैं, और एक ऑक्सीजन ये रही। दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन है, 1 और 2। ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 है, एक ऑक्सीजन ये रही, एक ऑक्सीजन ये रही। तो एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? OH, और यहाँ से मिलकर दोनों OH बनाएंगे। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है 2OH, बचा क्या हमारे पास? एक CA, दैट मीन्स Ca। तो इसी तरीके से बन जाता है हमारा ये CaOH, जिसको बोलते हैं बेटा हम स्लैग्ड लाइम। ठीक है, देखो दूसरी बात आती है बेटा डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब यह है कि जो चीज़ अभी तुमने बनाई है, मीन्स एक चीज़ बनाई है आपने, अब उसको आप तोड़ दो दो या नहीं तो दो से ज़्यादा चीज़ों में। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक कोई केमिकल था AB, अब इसको हमने अलग अलग कर दिया, दैट मीन्स ये A अलग और B अलग हो गया। इसी को कह रहे हैं हम क्या? डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हम रिएक्टेंट लेते हैं एक, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो दो नहीं तो दो से ज़्यादा बनेंगे, जैसे यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, कि हमारे पास रिएक्टेंट कितना है बेटा? एक ही है, और रिएक्टेंट का नाम क्या है? AB। और जैसे ही हमने इसको केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा है, हीट दिया या कुछ भी करा, तो ये A अलग और B अलग हो गया। ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पर भी हमको देखने मिल रहा है, ये हमारा एग्जाम्पल है डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कि हमारे पास NaCl है जिसको बोलते हैं हम नमक, और यहाँ पर हमने क्या करा कि जैसे नमक को हमने डिकम्पोज करा तो Na अलग हो गया हमारा और Cl माइनस अलग हो गया। दैट मीन्स ये दोनों डिकम्पोज हो गए, पहले एक साथ थे अब अलग अलग हो गए। अरे ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे बच्चे जो होते हैं ना, जो सैंडविच वाला बिस्किट आता है, तो वो क्या करते हैं? सैंडविच वाले बिस्किट में 2 बिस्किट लगे हुए हैं और बीच में क्या है? मलाई है। तो बच्चे क्या करते हैं? उसको बिस्किट्स को अलग कर देंगे, मलाई तो खा लेंगे और दोनों बिस्किट को अलग कर देंगे। दैट मीन्स वो भी एक तरीके से जो कॉम्बिनेशन था उसको डीकॉम्बिनेशन कर रहे हैं, मीन्स डीकम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा अब अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास कई तरीके की होती है डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेनली 3 ही तरीके की होती है ऐसे मानो, और याद रखने का तरीका है पैट। पैट फॉर P4 होता है हमारे पास फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन।
E4 होता है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड T4 होता है बेटा हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन। तो पहले हम देखेंगे T4 थर्मल डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पर हमने क्या करा बेटा, हमने लिया CaCO3। क्या करा हमने, CaCO3 को लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो यहाँ पर भी हमको दिखा रखा है कि हमने क्या करा, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को ले लिया जिसका नाम है CaCO3। ठीक है, जब हमने यहाँ से बेटा इसको हीट दिया, मीन्स जब भी तो इसका नाम थर्मल डिकम्पोजिशन है, मीन्स यहाँ पर हमने क्या करा, इसको थर्मल दिया, थर्मल मीन्स हीट दिया। तो जैसे ही हमने हीट दिया तो बेटा ये CO3 जो है इसमें से CO2 बाहर निकल जाएगी, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन। वो एक ऑक्सीजन इस Ca के साथ लगा रहेगा और बना लेगा CaO। और इस CaO का नाम क्या है बेटा, क्विक लाइम। क्या नाम है इसका, CaO का क्विक लाइम। ठीक है, देखो तो यहाँ पर भी वही चीज दिखा रखी है। ठीक है, जो चीज बेटा मैं आपको दिखा रहा था, फॉर एग्जाम्पल ये इन्होंने इस तरीके से सारा का सारा अरेंजमेंट कर रखा होगा। ठीक, देखिए दूसरा आता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब बात आती है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो देखो यहाँ पर हमारा एक केमिकल आ रहा है जिसका नाम है CuSO4। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो वो Cu अलग और SO4 बेटा अलग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कोई भी केमिकल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अलग अलग टूट जाता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी दिखा रखा है कि हमारे पास पहले वाटर होगा, ये वाटर है, अब इलेक्ट्रिसिटी दे तो बेटा ये अलग अलग कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स वाटर में, हाइड्रोजन गैस में एंड ऑक्सीजन में। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है और इसको हम जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज, तो बेटा यहाँ से क्या बनेगा, दो तो बनेंगे हाइड्रोजन गैस और बनेगा बेटा एक ऑक्सीजन गैस। ठीक है, यहाँ पर लगा लेंगे 2, तो 2 2 जा 4, 4 ईयर है, एंड 2 1 जा 2, दैट मीन्स 2 ऑक्सीजन ईयर। ठीक है, तो आप एनिमेशन में भी अच्छी तरीके से देखो, अभी ऑन है, ऑफ है तो वाटर, ऑन करा तो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस बन गई। ठीक है, देखो यही वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी भी केमिकल का डीकम्पोज हो जाना, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, दूसरा होता है बेटा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, याद रखना बेटा, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो मीन्स होता है सनलाइट, फोटो मीन्स सनलाइट, ये फोटोन्स, एंड लाइटिक का मतलब ये होता है बेटा ब्रेकडाउन। तो याद रखना कि जब कोई भी केमिकल जब बेटा किसी भी सनलाइट के थ्रू डीकम्पोज होता है, मीन्स सनलाइट के थ्रू डीकम्पोज होता है, उसी को बोलते हैं बेटा क्या, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। जैसे यहाँ पर हमको दिखा रखा है कि हमारे पास एक चाइना डिश है और उस चाइना डिश के अंदर क्या रखा हुआ है बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास AgBr है, AgBr मीन्स सिल्वर ब्रोमाइड। तो जैसी इस पर आएगी सनलाइट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, Ag और बेटा Br में, Br मीन्स ब्रोमीन गैस में। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पर लगा लो और 2 यहाँ पर लगा लो। ठीक है बेटा, ठीक, नेक्स्ट आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये है, देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को उसकी उसकी जगह से हटा देना, किसी भी चीज को उसकी जगह से हटा देना किसी के थ्रू, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट करना। ठीक है, जैसे अभी प्रधानमंत्री हैं तो अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो उनकी सीट पर कोई और आ जाएगा, मीन्स वो जो कोई और आएगा वो प्रधानमंत्री जी को डी डिस्प्लेसमेंट कर देगा। ठीक है, मीन्स उनकी जगह से उनको हटा देगा। ऐसे ही बेटा यहाँ पर देखने मिल रहा है हमको कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक केमिकल है जिसका नाम है AB केमिकल। क्या नाम है, AB केमिकल। और इस AB केमिकल के रिएक्शन कर रहे हैं हम किसके साथ, C के साथ। तो यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है कि ये जो AB है, तो जो C आ रहा है यहाँ पर वो लात मारेगा किसके बेटा, B के। और जैसे ही C लात मारेगा B के तो C जो है वो B के साथ लग जाएगा, मीन्स येलो वाला पिंक वाले के साथ लग जाएगा और बना लेगा एक कंपाउंड जिसका नाम है BC। और बेचारा जो ब्लू वाला है वो रोता हुआ साइड में आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर हुआ क्या, इस येलो वाले ने इस ब्लू वाली को डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से और उसकी जगह पर खुद बैठ गया, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
देखो जैसे यहाँ भी दिखा रखा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ए है वो बी को हटा रहा है और बी की जगह खुद लग जाएगा और बनाएगा क्या, ए सी। ठीक है, और बचा बेटा बी, वो बेचारा साइड में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो कि फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो आपको लिक्विड देखने मिल रहा है, और इसके अंदर बेटा हमने एक लोहे की कील को डाल रखा है। याद रखना जो हमारे पास कॉपर सल्फेट है इसका कलर है बेटा नीला, मीन्स ब्लू कलर होता है। ठीक है, जब इसके अंदर हम कील को डालते हैं मीन्स निप को डाल देते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास एफ है, जो हमारे पास एफ ई मीन्स जो ये कील है, ये कील क्या करती है, इस कॉपर को हटा देती है, और जैसी कॉपर को हटा देगी इसकी जगह खुद लग जाएगी और बना लेगी बेटा क्या, FeSO4। तो जब ये नॉर्मली CuSO4 था तो ब्लू कलर था इसका, मगर जैसे ही बेटा इस Cu की जगह क्या आ गया, Fe आ गया, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू हो जाएगा, जैसे हमको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये कॉपर सल्फेट है, इसका कलर कैसा है बेटा, ब्लू कलर है, और जैसे ये Fe इस Cu को डिस्प्लेस कर देगा इसकी जगह से, बचेगा क्या बेटा हमारा FeSO4, और FeSO4 का कलर कैसा हो जाता है बेटा, ब्लूइश ग्रीन हो जाता है या ग्रीन कलर का हो जाता है। तो याद रखना CuSO4 का कलर क्या है, एंड कलर ऑफ FeSO4। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये है कि बेटा जब दोनों जगह से डिस्प्लेस हो जाए चीज़ें, उसी को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे ये बी है, तो ये डिस्प्लेस कर सकता है किसको बेटा, मेनली एक मिनट रुको मैं कलर चेंज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास ये बी है, तो ये डिस्प्लेस कर रहा है किसको, सी को, और सी की जगह खुद लग जाएगा और बना देगा क्या, सी एंड डी। क्या बना लेगा वो, सी एंड डी। या फॉर एग्जांपल कि ये बी जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है किसको, डी को, और डी की जगह खुद लग जाएगा और बना लेगा क्या, सी एंड बी। ये जो हमारे पास ये सी है ये डिस्प्लेस कर रहा है किसको, बी को, और इसकी जगह खुद लग जाएगा और बना लेगा क्या, ए एंड डी। क्या बना लेगा, ए एंड डी। ठीक है, जैसे हम रिएक्शन में देखेंगे, अभी रिएक्शन में देखो आप ध्यान से। ठीक है, देखो बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास ये Na2SO4 है, क्या हमारे पास Na2SO4। अब इस Na2SO4 के रिएक्शन कर रहे हैं हम किसके साथ, BaCl2 के साथ। तो यहाँ पर जो बेटा ये Na है ना, ये मारेगा लात किसके, Ba के, और बेचारा Ba आ जाएगा साइड में। ठीक है, और इस Na की जगह वो सॉरी इस Ba की जगह Na खुद लग जाएगा और क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा, NaCl। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2NaCl एंड एक BaSO4। मीन्स हो रहा क्या है कि ये Ba हो सकता है इस Ba हो सकता है बेटा इस Na को हटा दे और Na की जगह खुद लग जाए और बना ले बेरियम सल्फेट। या बेटा हो सकता है कि ये जो Cl है ये हटा दे किसको, SO4 को, और SO4 को हटा देगा, दैट मीन्स क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना अगर दोनों ही तरफ से डिस्प्लेस हो जाए चीज़ें, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। याद रखना केमिस्ट्री में जब भी आ जाए प्रेसिपिटेट, केमिस्ट्री में जब भी आ जाए प्रेसिपिटेट, इसका मतलब ये होता है बेटा कि कुछ भी ऐसी चीज़ बन रही है जो कि वाटर में इनसोल्यूबल है, जो कि वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है। ठीक है, तो याद रखना व्हाट इज पीपीटी, पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि बेटा कुछ भी चीज़ ऐसी बन रही है केमिकल रिएक्शन के अंदर जो कि पानी के अंदर घुलती नहीं है, जैसे कि नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर आप देखो यहाँ पर बेटा हमारे पास लेड नाइट्रेट है। क्या हमारे पास, लेड नाइट्रेट। इसके रिएक्शन कर रहे हैं बेटा हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है क्या बेटा, जो लिक्विड है दैट इज KNO3, और नीचे मिलता है हमको PbI2 जो कि येलो कलर का है। क्वेश्चन में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ये बोर्ड के अंदर, याद रखना इस बात को। तो जब भी लेड नाइट्रेट रिएक्शन करता है किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो बनता है बेटा पोटेशियम नाइट्रेट और बनता है क्या, PbI2। इसको बैलेंस करने का तरीका ये है कि हमने क्या करा, हमने लिया PbNO3 का होल्ट वाइज रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो बनेगा क्या बेटा, एक तो बनेगा हमारा PbI2, ठीक है, और क्या बचा हमारा,
हमारा बचा बेटा 2KNO3, क्या बचा हमारे 2KNO3। तो ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, देखिए बेटा, तो कुछ इस तरीके से कंडीशन बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये पानी के अंदर कोई ये मिक्स थोड़ी ना हो रहा है पूरी तरीके से, दैट मीन्स ये पानी के अंदर इंसोल्यूबल है। इसी तरीके से बेटा ये क्या है, एक तरीके से प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है व्हाइट कलर का, कि पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल नहीं पा रहा है। ठीक है, जैसे आप पानी के अंदर दूध डालो तो यही दिखा रहे हैं, पानी के अंदर दूध डालने तो पानी के अंदर जब दूध जाएगा तो दूध के अंदर जो फैटी पार्टिकल्स हैं वो पानी के अंदर मिक्स नहीं हो पाएंगे और एक तरीके से वो इंसोल्यूबल सब्सटेंस बना लेंगे, दैट इज द प्रेसिपिटेट। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज द रिडक्शन रिएक्शन। तो बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर किसी भी केमिकल के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, जहां पर किसी भी केमिकल के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए उस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन होता है। और अगर किसी भी केमिकल के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए और हाइड्रोजन ऐड हो जाए उसको बेटा रिडक्शन बोलते हैं। क्या इसका मतलब है, चलो देखते हैं। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक कॉपर है और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा कि कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। क्या होगा, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड एनी केमिकल दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। बनेगा क्या यहाँ पर, CuO बनेगा। बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पर लगाओ 2 और यहाँ पर भी लगा दो 2, दैट मीन्स यहाँ पर हमको ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने मिल रही है। फिर दोबारा बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए किसी भी एटम या किसी भी केमिकल के अंदर, तो फिर वो ऑक्सीजन उस एटम के अंदर ऐड होने पर उस एटम का या उस केमिकल का ऑक्सीडेशन कर देता है, जैसे आपको पहली रिएक्शन में देखने मिल रहा है। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन आती है बेटा। तो हमारे पास ये कार्बन है और कार्बन के अंदर ऐड करेंगे हम हाइड्रोजन को, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नोन एज द ऑक्सीडेशन। पहले समझते हैं हम किस तरीके से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन तो देख लो यहीं पर कि हमारे पास कार्बन है और कार्बन के अंदर ऐड हो रहा है बेटा ऑक्सीजन। तो जब कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, CH4। तो कार्बन के अंदर हुआ ऐड हाइड्रोजन, सॉरी, कार्बन के अंदर हो रहा है हाइड्रोजन ऐड, नोट ऑक्सीजन। तो जब कार्बन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एनी एटम और केमिकल नोन एज द रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास बेटा ये जिंक ऑक्साइड है, क्या है, जिंक ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं बेटा हम कार्बन के साथ, तो बनेगा क्या, यहाँ यहाँ होगा क्या, ये ऑक्सीजन चला जाएगा किसके साथ बेटा, कार्बन के साथ, और बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और बचेगा यहाँ जिंक। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये कि बेटा जो ऑक्सीजन है वो जिंक से रिमूव हो गया, दैट मीन्स जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नोन एज रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नोन एज रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नोन एज ऑक्सीडेशन। देखिए नेक्स्ट। ठीक है, और कहीं पर बेटा अगर ऑक्सीजन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, दैट ऑल्सो नोन एज द ऑक्सीडेशन। और कहीं पर बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो उसको भी बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। जैसे कैसे, चलो समझते हैं। देखो भाई, हमारे पास कॉपर था, क्या था हमारे पास, कॉपर। अब कॉपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कॉपर के पास है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखने मिल रहा है हमको कॉपर के अंदर के इलेक्ट्रॉन। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो पहले में 2 जाएंगे और लास्ट में आ जाएंगे कितने, 6। ठीक है, अब होगा ये कि बेटा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कॉपर के, ये दोनों के दोनों चले जाएंगे कहाँ पर, ऑक्सीजन के अंदर। तो ऑक्सीजन में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो उसका हो जाता है रिडक्शन, और जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो कॉपर में से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस हो गया। इसीलिए बेटा कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और कॉपर के इलेक्ट्रॉन निकल कर गए किसमें, ऑक्सीजन में, इसीलिए ऑक्सीजन का क्या हो गया बेटा, रिडक्शन। ठीक है, देखो नेक्स्ट। देखो जैसे यहाँ पर भी बता रहा है,
कि यहाँ पर जिंक है। अब जिंक के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे कहाँ पर, सल्फेट के अंदर। तो जिंक का क्या हो जाएगा, जिंक में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज ऑक्सीडेशन। और सल्फेट में क्या क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जिंक के निकल गए, दैट मीन्स सल्फेट का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऐसे रिएक्शन बेटा जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ देखने मिलते हैं, इस तरीके की रिएक्शन को बेटा हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है हमारी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर भी देख लो कि हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड में क्या होगा, हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड में कॉपर निकल कर जाएगा ऑक्सीजन में, मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नोन एज रिडक्शन। और ये ऑक्सीजन ऐड हुआ किसमें, कार्बन में, दैट मीन्स कार्बन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द जिंक, दैट्स वाई जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ भी दिखा रखा है हमको। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, रिएक्शन ना हीट के आधार पर दो तरीके की है, एक तो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी होती है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट निकले। फॉर एग्जांपल जैसे मम्मी सुबह ही सुबह चाय बनाती है, तो वहाँ पर हीट डालनी पड़ती है या खुद ब खुद निकल जाती है, मीन्स ऐसे थोड़ी ना होता है, फ्राई पैन लिया, फ्राई पैन के अंदर आपने दूध डाला, फिर पत्ती डाली उसके अंदर, फिर चीनी डाली, उसको गैस पर मत रखो, ऐसी बाहर ज़मीन पर रख दो, वो खुद ब खुद उबल जाएगी, नहीं ना, नीचे से हीट देनी पड़ती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट देनी पड़ती है, उस रिएक्शन को बेटा हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर तुमने हीट वगैरह नहीं दी मगर खुद ब खुद बननी है, इस तरीके की रिएक्शन को बोलते हैं बेटा हम एक्सोथर्मिक। तो पहले समझते हैं व्हाट इज एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट बनती है मगर हम रिएक्शन के अंदर हीट नहीं दे रहे। जैसे यहाँ दिखा रखा है कि हमारे पास मीथेन है, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CO2, और CO2 क्या है, धुआं, और धुआं कैसा होता है बेटा, थोड़ा सा हॉट होता है, मतलब ये गर्म होता है, और गर्म है दैट मीन्स यहाँ पर निकल लिया क्या, हीट, और साथ साथ में बनता है वाटर। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमको दिख जाए प्रोडक्ट के साथ हीट बननी है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। तो याद रखना, अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ हीट निकलती हुई दिख रही है तो वो एक्सोथर्मिक है, आंख मीच के लगा देना कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बेटा हम सिंबल भी यूज करते हैं, मतलब हीट की जगह हो सकता है HEAT ना लिखा हो, ये सिंबल बना हुआ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल अगर बना हुआ है तो वो भी बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर हीट निकली है। ठीक है, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखा रहा है एक तरीके से। ठीक है, ये चार्ट वगैरह नहीं याद रखना है। देखो रिएक्शंस को जब आप 11वीं क्लास में जाओगे तो बेटा आपको थोड़े से ग्राफ वगैरह के थ्रू भी आपको रिएक्शंस को समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बेटा आगे की जो केमिस्ट्री है वो कितनी बेहतरीन होने वाली है, मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आने वाले हैं आपके रिएक्शंस के अंदर। देखिए दूसरी आती है बेटा हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक मतलब कि जिसमें आप हीट को डालें, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास ये लेड नाइट्रेट है, और लेड नाइट्रेट में हमने नीचे से हीट डाल दी, हमने क्या करा, लेड नाइट्रेट में नीचे से हीट डाल दी। तो जब हमने इसमें हीट डाली तो इसमें बना लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड बेटा ऑक्सीजन, मगर साथ साथ में आपको हीट निकलती भी नहीं दिख रही प्रोडक्ट में, इसीलिए तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट निकलती हुई दिखती तो एक्सोथर्मिक होती। ठीक है बेटा, तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक में ये डिफरेंस भी दिखा रखा है कि एंडोथर्मिक के अंदर तो हीट देनी पड़ेगी, है ना, दिखा रखे हीट दे रहे हैं, और यहाँ पर हीट नहीं दोगे मगर फिर भी बाहर की तरफ हीट निकलेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी एंडोथर्मिक में हीट दे रहे हैं और एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलनी है मगर दे नहीं रहे आप। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा कि क्या क्या इफेक्ट है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। मीन्स हमारी डेली लाइफ में क्या ऑक्सीडेशन कुछ करता है, बेटा इतना कुछ करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे देखो यहाँ पर दिखा भी रखा है, मीन्स अगर लोहे पर जंग लग रहा है वो ऑक्सीडेशन की वजह से, क्योंकि लोहे पर आता है ऑक्सीजन, और जब लोहे पर ऑक्सीजन आता है तो आता है बेटा Fe2O3 वाटर, एंड Fe2O3 वाटर का मतलब क्या है, लोहे पर जंग लग चुका है। तो याद रखना आप बेटा कि ऑक्सीडेशन जो है उसका डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है,
बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। मीन्स वो चीज़ों को ख़राब करता है। जैसे यहाँ पर हमको दिखा भी रखा है कि कोरोजन मीन्स जंग लगना, कि जब मेटल को हम किसी भी खुले हुए एरिया में रखते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई मॉइस्चर है या बेटा कोई एसिड है, तो वो मॉइस्चर एंड एसिड उस मेटल के साथ रिएक्शन करता है और उस एसिड को उस मेटल को कोरोइड कर देता है, मीन्स उसमें रस्टिंग कर देगा या जंक लगा देगा। ठीक है, जैसे दिखा भी रखा है यहाँ पर कि layer of hydrated oxide is formed which weaken the metal and hence metal is said to the corroid and rusting of iron। मतलब कि जब वाटर के ऊपर जब मेटल के ऊपर कोई वाटर की परत आ जाती है, तो बेटा उस मेटल को वो हाइड्रेटेड कर देती है और वो मेटल बन जाता है मेटेलिक ऑक्साइड। और मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है एक तरीके का जंक होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखना आपके घर के अंदर जिस फ्राई पैन में या जिस कुकर के अंदर खाना वगैरह बनना है, वो सिल्वर का होगा। तो अगर उस सिल्वर के अंदर ब्लैक कलर की कोटिंग वगैरह हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उस सिल्वर में जंग लग गया है। ठीक है, जैसे देखो याद रखना कि सिल्वर के अंदर, चांदी के अंदर ये जो हमारे कुकर होते हैं, इनके अंदर अगर हमको काले कलर की कोटिंग देखने मिली है, तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग लग गया है। या अगर कॉपर है, कॉपर पर हमको देखने मिल रही है कि बेटा ग्रीन कलर की हमको कोटिंग देखने मिल रही है, दैट मीन्स कॉपर पर अगर ग्रीन कलर की कोटिंग आ रही है, तो बता रहा है कि कॉपर पर जंग लग गया है। ठीक है, और कैसे कैसे रोक सकते हैं हम कॉपर को मीन्स किसी भी मेटल पर जंग लगने से हम कैसे कैसे रोक सकते हैं। तो बेटा हमारे पास तीन तरीके के हैं। तो पहला तरीका तो हमारा ये है कि भैया मेटल पे कर दो पेंट। जब मेटल पे पेंट कर दोगे, तो अगर पानी वगैरह गिरेगा तो मेटल पे नहीं जानेगा, वो मेटल पे नहीं जानेगा, तो मेटल में जंग नहीं लगने का, रस्टिंग नहीं होने की। या बेटा एक तरीका होता है, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं या गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। क्या मतलब इन दोनों को, चलो अभी इमेज देखते हैं। देखो बेटा, तो ये हमारे जो चम्मच हैं या हमारे जो स्पून हैं जो सिल्वर के बने हुए हैं, उन पर बेटा ब्लैक कलर की ये एक परत लग गई है, और ये जो जंक है इसका नाम है बेटा सिल्वर सल्फाइड, AgS। तो AgS बेटा वो जंक है जो हमको देखने मिलता है सिल्वर पर। ठीक है बेटा, जैसा आपको देखने मिल रहा है ब्लैक कलर का हो गया है सिल्वर, दैट मीन्स सिल्वर सल्फाइड का जंक लग गया है। देखो बेटा यहाँ पर सिल्वर ब्लैक कलर का हो रहा है, दैट इज के सिल्वर सल्फाइड ये जंग लग चुका है इस पर। देखो बेटा ये कितना बेकार हो रहा है, मीन्स ये जंग लग चुका है पूरी तरीके से सिल्वर पर। ये क्या है बेटा, कॉपर पर ग्रीन कलर का जंग लग गया है, इसको बोलते हैं बेटा हम कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट। क्या कहते हैं इसको, कॉपर कार्बोनेट। तो याद रखना कॉपर पर जो जंग लगता है उसका नाम क्या है बेटा, कॉपर कार्बोनेट, CuCO3। देखो ये कॉपर पर जंग ये देखने मिल रहा है हमको आयरन पर जंग, लोहे पर जंग है। ठीक है, देखो बेटा तो ये एक बड़ी मूर्ति है, और ये किसकी बनी हुई है बेटा, ये बनी हुई है कॉपर की, और देखो ये ग्रीन होती जा रही है। तो ये ग्रीन होती जा रही है, इसका मतलब क्या है कि कॉपर कार्बोनेट की परत लग चुकी है, मतलब कि ये पूरी तरीके से इस पे जंग लग गया है कॉपर पर। देखो बेटा ये, ठीक है, पेरिस में हमको देखने मिलती है ये स्टेचू। ठीक है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी इसका नाम है। तो देखो नॉर्मली ये हमको कुछ ऐसी देखने मिल रही थी, और जब बेटा इस पर जंग लग गया तो वो कुछ हमको ग्रीन कलर की देखने मिली है। ठीक है, बनी कब थी ये, 1886 में, और आज देखो कितनी बेकार हो चुकी है, पूरी तरीके से ग्रीन हो चुकी है, जबकि कैसी थी ये, कॉपर की थी, ब्राउन कलर की। देखो कितना अच्छा डायग्राम है कि नॉर्मल ऐसी थे और जंग लगने के बाद ऐसी हो गई। ठीक है बेटा, अब बात आती है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये होता है बेटा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, स्टील पर या लोहे पर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं हम गैल्वेनाइजेशन में, कि कोई स्टील हो या लोहा हो, उस पर बेटा हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। और जिंक की लेयर जब चढ़ा देते हैं, वो जो लोहा होता है या स्टील होती है बड़ी प्यारी सी लगती है, मीन्स बहुत ही शाइनी सी लगती है। देखो जैसे ये, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, ये गैल्वेनाइजेशन कर दिया मेटल का। अब इस पर रस्टिंग नहीं लगेगी, या अगर होगी तो बहुत दिन बाद होगी। ठीक है, देखो ये तो गैल्वेनाइजेशन कर रखा है इस पर। ठीक है, ये गैल्वेनाइजेशन कर रखा है बेटा, जिंक की कोटिंग कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ठीक है, तो देखो कितना स्लिपरी बन चुका है मेटल। तो ये होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देखो और गैल्वेनाइजेशन में देखो कितना फर्क है। तो गैल्वेनाइजेशन में थोड़ा सा हमको रफ सा देखने मिलेगी कंडीशन, और जबकि यहाँ पर बिल्कुल स्लिपरी कंडीशन देखने मिलेगी।
ठीक है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देखो बेटा ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई हुई, मीन्स मेटल पे ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई हुई है, ये देखो। अब इस पर जंग लगने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? देखो रेंसिडिटी क्या होती है बेटा, रेंसिडिटी का मतलब ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, भाई आप चिप्स का पैकेट लेकर आए और आपने चिप्स के पैकेट को फाड़ कर आपने छत पर रख दिया और आप उसको अगले दिन खाएंगे, तो क्या होगा बेटा, आपको ना वो चिप्स का पैकेट अब बहुत ज़्यादा कड़वा सा लगेगा, या बहुत ज़्यादा कड़वा सा लगेगा, या बहुत ज़्यादा खट्टा सा लगेगा। वो जो चिप्स होगा, जो आलू का चिप्स आपने लिया है, अब वो जो होगा बहुत ही ज़्यादा या तो कड़वा लगेगा या बहुत ही ज़्यादा खट्टा लगेगा। इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि बेटा जब उस चिप्स के अंदर जो फैट था, उस फैट पर ऑक्सीजन आ गया है और ऑक्सीजन ने उस फैट को ऑक्सीडाइज कर दिया है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा फैट जो है ऑक्सीडाइज हो चुका है, पूरी तरीके से सड़ चुका है, पूरी तरीके से डीके हो चुका है। और इसी को बेटा हम बोलते हैं रेंसिडिटी, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम बेटा वक्रित गंधिता। ठीक है, देखो, तो ये तो नॉर्मल बनाना है, ये तो बेटा नॉर्मल बनाना है, ये इसमें हल्का सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये तो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका है ऑक्सीडेशन की वजह से। तो ऑक्सीडेशन जो होता है वो फ्रूट वगैरह को भी हमारे ख़राब कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपने एप्पल काटा है, तो एप्पल काटने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप नहीं खाते और उसको ऐसे ही ओपन रखोगे, तो बेटा येलो होने लगता है या ब्राउन कलर का होने लगता है। इसका मतलब क्या है, कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, देखो बेटा, तो हमारे पास एक पोटैटो था, इसमें ऑक्सीडेशन हो चुका है, ऑक्सीडेशन की वजह से फंगल इन्फेक्शन भी लग गया है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो चुका है, पूरी तरीके से बेकार हो चुके बनाना। ठीक है, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम रेंसिडिटी को रोक सकें? तो बेटा एक तो तरीका होता है कि जो हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमको वक्रत गंधिता या रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन से बचाना है फूड के अंदर, तो हम एंटीऑक्सीडेंट को डाल सकते हैं। किसको डाल सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटी का मतलब ये होता है बेटा, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट में, और ऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेशन के, मीन्स ऐसे सभी केमिकल जो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट काम करते हैं, दैट इज नोन एज द एंटीऑक्सीडेंट। तो आप फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी डाल सकते हैं, जैसे अभी नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाऊंगा मैं आपको एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, या आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख सकते हैं। भाई आजकल अच्छे अच्छे कंटेनर्स भी आते हैं, या हम जो लंच बॉक्स स्कूल में लेकर जाते हैं वो एयर टाइट होते हैं। तो अगर एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो आपका जो फूड है वो ख़राब नहीं होगा। या बेटा जो चिप्स के पैकेट आते हैं उसके अंदर बहुत सारे एयर होती है। भाई बचपन में ये सोचते थे कि जो चिप्स के पैकेट वाले जो होते हैं, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, ये पागल बनाते हैं कि 10 रुपये का चिप्स लेकर आओ, इतने से चिप्स निकलती है, इतनी सारी इसमें हवा डालते हैं, वो मीन्स एयर डालो रखते हैं या गैस डालो रखते हैं। एक्चुअली बेटा वो पागल नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन भर देते हैं, और नाइट्रोजन क्या करती है, वो ऑक्सीडेशन से बचाती है कि जो चिप्स हैं उस पर, उनके अंदर जो फैट है उस पर ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है बेटा, नहीं तो बेटा और सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबके घर में फ्रिज है, तो आप फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, मीन्स दैट इज ऑल्सो नोन एज द रेफ्रिजरेटर। तो फ्रिज के अंदर रखो, या पैकेट के अंदर नाइट्रोजन भर दो, या बेटा एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखो, या आप एंटीऑक्सीडेंट को भी रख सकते हो। तो बेटा ये हमारे पास सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, जिनका आप इन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो बेटा ये किसी काम के नहीं है अभी आपके आपके लिए, क्योंकि बेटा ये आपके काम तभी आएंगे जब बड़ी क्लास में जाओगे, मीन्स आप ग्रेजुएशन करोगे केमिस्ट्री से, या फूड इंडस्ट्री में जाओगे, फूड इंस्पेक्टर बनोगे, तभी ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। वैसे अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि ये क्या क्या केमिकल्स हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल याद भी रखने चाहते हो तो रख लीजिए। तो बेटा यहाँ पर हमारा ये 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से एनिमेशन के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप बताइए बेटा, मैंने इतनी मेहनत की है कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा है? कहीं भी आपको लगे कि सर आपने ये प्रॉब्लम कर दिया, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा आप कमेंट में बता देना, और बता देना कि इस टॉपिक को आपने अच्छी तरीके से नहीं समझा है। बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा आपको इससे भी अच्छी तरीके से या इससे ही बेहतर तरीके से समझाने की। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।